So, welcome students in our new class. We are discussing the chapter capacitance. ये चैप्टर अपना चल रहा था फर्स्ट यूनिट का फोर्थ पार्ट. अब इसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था. इसमें हमने डिस्कस किया था बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर. ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके थे. अब हम उसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं. तो बेटा हमने अभी तक क्या देखा था कि एक सिंगल कंडक्टर होता है तो उसकी कैपेसिटेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है. अगर हमें हाई लेवल की कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट अगर हो तो एक सिंगल कंडक्टर उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस आपको नहीं दे सकता. तो इसके लिए हमने डिफरेंट मेथड देखे थे कि कैसे हम एक कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं. कैसे किया था हमने, एक दूसरे के साथ एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट को रख दिया था, उसकी वजह से उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई थी. फिर उसको हमने अर्थिंग कर दी थी और भी ज़्यादा कैपेसिटेंस को हमने इंक्रीज कर दिया था. तो हमने अलग अलग मेथड देखे थे. अब हम देखेंगे कि उसकी कैपेसिटेंस को अगर आपने और भी ज़्यादा इंक्रीज करना है. ये अपने पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लिया था ना हमने इस तरह से, ये नेगेटिव था. तो अब इसकी कैपेसिटेंस को अगर आपने और भी ज़्यादा इंक्रीज करना है तो हम और भी ज़्यादा इसकी इंक्रीज कैपेसिटेंस कैसे कर सकते हैं, बाय प्लेसिंग एन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन द पैरेलल प्लेट. पैरेलल प्लेट के दो जो अपने पास प्लेट हैं इनके बीच में जो गैप है, यहाँ पर अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर दोगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दोगे तो उसकी वजह से भी इसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो ये स्टडी करने से पहले कि हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को डाइलेक्ट्रिक स्लैब की हेल्प से कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उससे पहले अपना डिटेल्ड डिस्कशन रहेगा किसके बारे में, डाइलेक्ट्रिक के बारे में. कि इसकी वजह से कैसे इंक्रीज हुआ वो बात तो बाद में आएगी. जब तक हमें यही पता होना चाहिए उससे पहले कि डाइलेक्ट्रिक ही होता क्या है. तो डाइलेक्ट्रिक एक्चुअल में क्या होता है बेटा, कि इंसुलेटिंग मटेरियल आप कह सकते हो. जैसे कंडक्टर के पास तो फ्री चार्ज आयंस होते हैं, फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्ज होता है उसके पास, नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी तरह का हो सकता है. बट जो अपने पास इंसुलेटर होता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं. तो जिस इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो हम उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं किसके साथ में, डाइलेक्ट्रिक के साथ में. ठीक है. तो ये डाइलेक्ट्रिक कितने तरह का हो सकता है, दो तरह का हो सकता है. ये पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. अब पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर मतलब जिसके पोल हो, नॉन पोलर मतलब जिसके पोल नहीं हो. तो पोलर डाइलेक्ट्रिक किसे कहेंगे, ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड नहीं करते हैं. तो उस टाइप को हम कहेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक. क्योंकि इस मान लेते हैं एक अपने पास कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है. तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, गैप आ गया ना थोड़ा सा. तो अब ये किसकी तरह ट्रीट करेगा, ये एक डाइपोल की तरह ट्रीट करेगा. तो इस तरह से इसका जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी को हम किसके अंदर रख देंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक की कैटेगरी में हम इसको रख देंगे. ठीक है. और उसी तरह से जो अपने पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं बेटा जब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों क्या करें, एक ही पॉइंट पर अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो उस टाइप की डाइलेक्ट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहेंगे. ठीक है. तो इन दोनों में मेन डिफरेंस आपको क्लियर हुआ. फर्स्ट में पोलर था जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही पॉइंट पर लाई नहीं कर रहे हैं, और इसमें दोनों एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे. ठीक है. अब थोड़ी सी एग्जांपल लेके चलते हैं. पोलर की आप क्या क्या एग्जांपल ले सकते हो, जैसे HCl में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डाइपोल आ जाएगा. डाइपोल अगर वहां पे फॉर्मेशन हो रही है डाइपोल की तो इसका खुद का एक डाइपोल मोमेंट भी होगा, इसका डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा. डाइपोल मोमेंट, इसके पास डाइपोल मोमेंट भी होगा. और जो नॉन पोलर है उसमें क्या होता है, दोनों एक ही जगह पर कोइंसाइड करते हैं तो उसके पास डाइपोल की लेंथ नहीं होती, इसका मतलब उसके पास कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता. डाइपोल मोमेंट इसके पास नहीं होता है. इसके और एग्जांपल आप लेके चल सकते हो, NaCl, NH3, H2O एटसेट्रा. ठीक है. तो एक आध एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए इनकी. नॉन पोलर का अगर हम देखें तो इसके क्या हो जाएंगे, जैसे H2 है, N2 है,
O2 है, C6H6 है, CH4 है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के। ठीक है बेटे, तो ये आपको याद होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है जब एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस टाइम पर क्या हैपनिंग होगी, तो वो देखते हैं। हमने मान लिया भाई यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, ये राइट, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है और ये मान लेते हैं हमने क्या रख रखा है, एक मॉलिक्यूल्स है, मतलब ये बहुत सारे यहाँ पे। और ये किस टाइप के डाइलेक्ट्रिक आपने ली है, हमने मान लिया किस टाइप के लिए है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक आपने ली है। नॉन पोलर ली है इसका मतलब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे एक ही पॉइंट पर, दोनों एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड किए हैं और आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है। तो ये जो अपने पास एक मॉलिक्यूल है, चलो हम पहले एक ही को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सभी का सेम ही पैटर्न रहेगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल कोइंसाइड कर रहे थे एक ही पॉइंट पर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इसको रखा है। तो ये पॉजिटिव प्लेट इसको क्या है, इसमें से क्या करेगी, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, और ये जो नेगेटिव प्लेट है ये किसको अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव को करेगी। तो थोड़ी देर बाद इसकी शेप कैसे हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी इसकी शेप। ये जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है वो इधर आना शुरू कर देगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आना शुरू कर देगा। तो इस तरह से ये अब किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, डाइपोल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। इसके अंदर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। और क्योंकि ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है ये पोलराइजेशन की वजह से हुआ। मींस पोलराइजेशन हमने क्या कहा था, सेपरेशन ऑफ चार्ज जब जहाँ पर टेक प्लेस करने लग जाता है तो उस हैपनिंग को हम क्या नाम दे देते हैं, पोलराइजेशन कह देते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है वो किसकी वजह से इंड्यूस हुआ है, पोलराइजेशन की वजह से हुआ है। और ये हमने मान लिया क्या था, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था अपना, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो सेट होगा इस तरह से यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सभी का सेपरेशन ऑफ चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इस साइड आने शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इस साइड आना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा जो कि किस वजह से होगा, पोलराइजेशन की वजह से होगा। तो यहाँ पे जो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, ई नोट माइनस में ई पी। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ई नोट तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड था जो हमने ओरिजिनली स्टार्टिंग में ही लगा के रखा था, और ई पी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटे, ये इंड्यूस हुआ है, पोलराइजेशन की वजह से इंड्यूस हुआ है। अब इसकी डायरेक्शन है ये वाली और ओरिजिनल की डायरेक्शन थी ये वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, अगर आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो डेफिनेटली दूसरी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो हम यहाँ से इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे कि इसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने की वजह से किस प्रकार इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट होगा। तो आप यहाँ से साफ साफ देख भी सकते हो कि जो अपने पास स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी इसकी, डाइलेक्ट्रिक हमने स्लैब जब तक नहीं डाली है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान ली थी कितनी थी, ई नोट थी। ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नोट है। जब जैसे ही हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है तो उसकी वजह से इसके अंदर क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया इसके अंदर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ई नोट माइनस में ई पी। मीन्स इसकी जो ई की वैल्यू है, इसकी जो नेट ई की वैल्यू है वो अब पहले ओरिजिनल तो ई ओ थी, अब इसमें से कुछ ना कुछ घट के मिली है ना आपको, डिक्रीज होके मिली है। तो ई नेट की वैल्यू जो पहले थी उसकी कंपैरिजन में कम आएगी। और आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, सॉरी, V by D is equal to E, means V is equal to क्या हो जाएगा, D into E, dV by dr is equal to DE। याद है ना वो फॉर्मूला, मैंने कहा था बार बार यूज होगा। तो अब अगर इसका E डिक्रीज हो रहा है, अगर इसका E डिक्रीज हो रहा है, इसका नेट E डिक्रीज हो रहा है तो इसका V भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर इसका V डिक्रीज हो रहा है तो आपका फॉर्मूला पता है क्या, C is equal to Q by V। तो अब इसका अगर V की वैल्यू डिक्रीज होगी तो डेफिनेटली C की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक और मेथड है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को आप किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो ये था कि जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर आप एक क्या रख रहे हो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक आपने रखी तो उसमें इस तरह की सिचुएशन होगी, ठीक है। अब अगर हम इसमें क्या रखते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो उसके अंदर तो क्या है, पहले से ही सेपरेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो इसके अंदर और इजीली सेपरेशन टेक प्लेस हो जाएगा। तो उस वजह से इसका ईपी की वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी और नेट ई की वैल्यू और भी ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है बेटे। तो
यहाँ से फिर से अपनी जो सी की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वी डिक्रीज होगा, वी डिक्रीज होगा तो सी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और अपना यही टारगेट था कि कैसे तैसे करके हम अपनी कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये था। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे किसके बीच में, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो लेके चलते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल susceptibility and dielectric constant। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं K से और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से। क्या है ये, साई। ये ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बात हमको क्या करना है, रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। चलते हैं कैसे करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पर वही एक पैरेलल प्लेट कंसीडर कर ली। ठीक है, जो बातें मैं बोल रही हूँ वो सारी बातें आपको लिख के दिखानी है। ये हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पे कंसीडर किया है। यहाँ पे इस प्लेट पर हमने पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखा और यहाँ पे हमने मान लिया कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर क्या रख दी है, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दी। डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने की वजह से इसके अंदर चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा और चार्ज के सेपरेशन होने की वजह से यहाँ पे एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ये हमने मान लिया ई पी है और जो बाहर था आउटसाइड का हमने मान लिया ई ओ, आउटसाइड आप बोल सकते हो, आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक बोल दो या फिर ओरिजिनली जो आपने लगाया था वो कह दो आप। तो नेट ई आपके पास क्या आ जाएगा, नेट ई आपके पास आ जाएगा क्या, ई नोट माइनस में ई पी, ई नोट माइनस में ई पी। ठीक है, अब आपको अगर याद हो तो हमने ये लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें हमने सीखा था कि अगर अपने पास दो पैरेलल प्लेट हैं, एक के पास पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक के पास नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इनकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो केवल इन बिटवीन द टू प्लेट्स होगा, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। इन दोनों की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो 0 होगी, केवल इन बिटवीन द टू प्लेट्स होगी और उसकी वैल्यू क्या आई थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आई थी। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप अंदर इसके डायलेक्ट्रिक के अंदर अगर आप देखोगे तो वो क्या आ जाएगी, ई नोट ई पी। पोलराइजेशन की वजह से देख रहे हो तो यहाँ पे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो लेंगे वो भी किसका लेंगे, सिग्मा, जो पोलराइजेशन की वजह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बाय एप्सिलॉन। अब देखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तो हम कब लेके चलते हैं, एप्सिलॉन नॉट होता है फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए, लेकिन यहाँ पे आपने कोई पार्टिकुलर मीडियम डाला है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ई ही लिखेंगे। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ई नोट माइनस में सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन। अब देखो ये जो चार्ज डेंसिटी है, ये जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये सिग्मा चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर डिपेंड करती है कि इसका पोलराइजेशन कितना हुआ है। जितना इसके अंदर चार्ज का पोलराइजेशन होगा उतनी चार्ज डेंसिटी आएगी इसके ऊपर। इट मींस मैं इसको रिप्लेस करके लिख सकती हूँ ई नोट माइनस में P बाय एप्सिलॉन। ठीक है, और ये जो पोलराइजेशन है, ये क्या है, पोलराइजेशन, ये जो पोलराइजेशन है ये किस बात पर डिपेंड करता है, यहाँ पर चार्ज का कितना पोलराइजेशन होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये इस बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के। यहाँ पे जितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा उतना पोलराइजेशन ज्यादा होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने का मतलब क्या है, जितना ई ओरिजिनल ज्यादा होगा उतना ही तो ये वाला ई ज्यादा आएगा ना, ये जितना ज्यादा होगा उतना ये ज्यादा आएगा। इसका मतलब उतना ही पोलराइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपना पोलराइजेशन और एप्सिलॉन के। ये एप्सिलॉन क्या है, ये एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को आपने इंसर्ट किया है उसकी परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इन प्रोपोर्शनल, ये दो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गए अपने पास इस तरह से,
इन दोनों को मतलब मैंने कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए मैं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड करूंगी और इसको क्या बोलते हैं, साई, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। और ये है क्या, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। क्या है ये, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, राइट। अब P इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए आपने साई ले लिया है और एप्सिलॉन और ये E, ये एप्सिलॉन है, ये E है। अब इस P की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E नॉट माइनस में P की जगह पे मैंने इसकी वैल्यू पुट की साई एप्सिलॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड E और बाय में ये एप्सिलॉन, ये ठीक है, एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, E नॉट माइनस में x साई E इज इक्वल टू E। अब ये नेगेटिव का है, इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो E प्लस साई E इज इक्वल टू E नॉट, ठीक है। इन दोनों में से आप E को क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, मैं एक बार यहाँ पे लिख रही हूँ फिर से, E प्लस साई E इज इक्वल टू E नोट। वही इक्वेशन को मैंने एज इट इज ऊपर लिखा है, स्टार्टिंग यहाँ से लेने ताकि, तो मैंने E यहाँ से क्या कर लिया कॉमन, यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस साई E नोट, ये E साइड जाके क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 प्लस साई E नोट बाय E। और ये E नोट बाय E ये क्या चीज है, E नोट बाय E ये क्या होता है बेटा, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था, K से, तो ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट तैयार होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये अपने लिए एक नया वर्ड आया था साई, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी वैसे होती क्या है वो अगर हम देखें तो भाई देखो, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है। मान लेते हैं इसके अंदर रखने की वजह से इसमें जो पोलराइजेशन हुआ है वो कितना हुआ है, 20 हुआ है, ठीक है। अब मैं एक दूसरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेके आई हूँ, इसको मैंने हटा दिया, उसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मैंने दूसरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली तो उसका पोलराइजेशन हुआ कितना, 50 हुआ है। तो इसके अंदर जब हमने उसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है तो उनका जो पोलराइजेशन हुआ है वो अलग अलग पोलराइजेशन हुआ है। तो इनमें से जो ज्यादा पोलराइज हुई है इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या है, ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या है, ज्यादा है। और इसके कंपैरिजन में इसकी जो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है वो क्या है, कम है, ठीक है। तो यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो K है इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। किसी भी स्पेशल या पार्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए उसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो 1-2 नंबर में कई बार ये डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, 2 और 3 मार्क्स मैक्सिमम, तो ये आपको याद रखना है। और इसका जो फाइनल रिजल्ट है इसको तो आप जरूर याद रखें, 1 प्लस आई इज इक्वल टू K। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने देखा हमारा टारगेट क्या था, हमें अब ये देखना था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को आप किस प्रकार इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमें अब ये तो पता चल गया कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करेंगे तो उससे उसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन कैसे इंक्रीज होगी और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।